स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 7 बजने को है और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर जो समय समय पर अपना सिर उठाता रहता है। लव जिहाद ले रहा जान। कई पैरोकार हैं इसके और कई इसके विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन कीमत चुका रही हैं लड़कियां। और उनकी जान की क्या कीमत है, क्या कोई अहमियत है भी, क्या कोई सरकार, कोई संगठन सुन भी रहा है? ये बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिससे सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या लड़कियों की जिंदगी राजनीति से छोटी है? लड़कियों की जिंदगी पर आज राजनीति भारी पड़ रही है और यही नतीजा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ये आलम दिख नहीं रहा है कि ना कहने का मतलब लड़कियों को देनी पड़ती है जान। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उस अपराधी की है जिसने संगम विहार में एक नाबालिग बच्ची पर गोली चला दी। वजह वही, लड़की ने किया इनकार तो आप बन गए गोलीबाज। संगम विहार की ये घटना सामने आई जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा, जिसको नाम बदलकर पहचान छुपाकर इस शख्स ने अप्रोच किया था, उससे बातचीत करी थी और उसके बाद जब इसकी पहचान सामने आई तो लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये दबाव बनाता रहा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस पूरे हत्याकांड का माफ कीजिएगा, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ था। दरअसल लड़की जान बचाकर भागने में कामयाब हो गई थी क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी और उसके बाद वो भाग गई थी, इसलिए उसकी जिंदगी बच गई। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि हफ्ता भर पहले अंकिता को किस तरह से झारखंड में दुमका में जिंदा जला दिया गया था। वहां भी मामला ऐसा ही सामने आया था कि लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया था और अपराधी शाहरुख ने उसे आग के हवाले कर दिया। एफएम न्यूज आज उस मसले पर कुछ सवाल खड़े कर रहा है जो आज के सामाजिक ताने बाने पर बहुत सटीक बैठते हैं। हमारा पहला सवाल, क्या एक समुदाय के लड़कों से हिंदू लड़कियों को है खतरा? जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। क्या जिहादी मानसिकता के आगे सामाजिक ताना बाना नतमस्तक हो चुका है? कब समझेंगे लोग कि ना का मतलब ना होता है? क्यों चुप है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले? वो राजनेता जो तुष्टीकरण की बात की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, आज वो चुप क्यों है? और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले वो तमाम लोग अब चुप क्यों हैं? कब होश में आएंगे कि उनकी कट्टरता का जहर जानलेवा होता जा रहा है? इसी पर जुड़ी है आज की हमारी ये खास चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक खास पैनल मेरे पास है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं मेरे आज के गेस्ट से। तो आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं कंचन द्विवेदी जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, और मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वेद भूषण सर जो कि पूर्व एसीपी है, दिल्ली पुलिस के एसीपी रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। ठीक है, वेदभूषण सर आपके साथ ही हम ये चर्चा शुरू करना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं ऐसे मामले सामने आते हैं जहां एक शख्स अपनी पहचान छुपाकर, और आमतौर पर जो मामले देखे जा रहे हैं, एक खास समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हैं, अपनी पहचान छुपाकर महिला से, लड़की से दोस्ती करते हैं। जब उनकी पहचान उजागर होती है और उन्हें इनकार मिलता है तो उनका जो जुनून है वो इतना सर चढ़ के बोलता है कि लड़की को अपनी जान से, कहीं अपनी अस्मत से हाथ धोना पड़ता है। देखिए नितिशा, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इतनी सारी कास्ट और क्रीड हैं कि हजारों की तादाद में, परंतु बार बार कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल पैदा होते हैं, और सवाल बिल्कुल ठीक पैदा हो रहे हैं। अभी जो पूरे तमाम स्टेट के अंदर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पड़े, ये यहाँ तक नौबत आ गई कि कानून बनाने पड़े, उसका कारण यही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपना नाम क्यों बदलते हैं? बताएं ना कि मेरा खाम मोहम्मद खान है, मेरा खाम अमानत खान है, मेरा खाम शाहरुख है। यदि लड़की को कोई अटैचमेंट कोई उससे होगा तो शादी हो जाएगी। आप यदि छिपाकर कर रही, यही तो कानून कहता है, जो लव जिहाद से बने हुए कानून है वो यही कहते हैं। अब जो दिल्ली के अंदर जो एक यंग लड़की जो टीनेजर थी, पढ़ रही थी,
और उसको केवल इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि लड़के ने अपना नाम बताया, असली नाम उसका पता लग गया, खुल गया, तो लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि लड़की के मन में विचार था कि मैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी कास्ट में, हिंदू में शादी करूंगी, कहीं और शादी करूंगी, तो आप कौन होते हैं उसको गोली मारने वाले, और गोली आई कहां से? ये तमाम जो सवाल है जो मीडिया के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल एक झकझोरने वाले सवाल है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस पर अपने अपने एंगल से अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनके अपने वोट बैंक का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। पर मुझे आपको वोट बैंक की चिंता नहीं है, हमें उन लोगों की चिंता है जो इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। निर्भया का आपने देखा 14 साल बाद इंसाफ हुआ, किस तरह के लोग उनके सपोर्ट में, मुलजिमों के सपोर्ट में आ गए। 14 साल लगे निर्भया को। ये तो बेचारी एक दिल्ली की लड़की है, एक अंकिता है जाचारू का, वो उनको तो इतना प्रचार भी नहीं मिला, मीडिया ने अटेंशन भी आप लोगों की वैसे मिल गई है, अदरवाइज अटेंशन भी नहीं मिलती। ऐसे ऐसे केस होते हैं जो मीडिया तक भी नहीं पहुंचते, अखबार में भी नहीं पहुंचते, और थाने तक पहुंचते पहुंचते दफन हो जाते हैं। सवाल यही उठता है कि कितने मामले मीडिया में आ पाएंगे और क्यों मीडिया में आने के बाद ही इंसाफ मिल पाता है। जावेद अंसारी साहब, क्यों पहचान छुपाने की जरूरत पड़ती है? अगर आपके जज्बात सच्चे हैं, अगर आपके मन में कोई भावनाएं हैं, तो आपको पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और फिर जब सवाल उठते हैं तो फिर तमाम लोग रोना रोने लगते हैं कि बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, तो मैं इसको कानून की नजर से देखता हूं। पूर्व एसीपी साहब बैठे हैं, उन्होंने लव जिहाद पे जोड़ दिया मामला। शायद इन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की जो आई है वो नहीं पढ़ी है। दिल्ली में दो रेप प्रतिदिन होते हैं माइनर्स के, 2 रेप प्रतिदिन दिल्ली में माइनर्स के होते हैं। सर ये बताइए, लव जिहाद नहीं है, अगर इसको लव जिहाद से ना जोड़े तो क्या है ये? क्यों पहचान छुपाई जाती है और एक खास समुदाय के लड़कों द्वारा पहचान छुपाई जाती है? जब पहचान उजागर होती है और आपको ना सुनना पड़ता है, आपने मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होने दिया। आपका सवाल मेरे आंसर से लंबा हो रहा है, पहले मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दीजिए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए मेरे से ना मैडम। सर रेलेवेंट आंसर दीजिए ना, आप मुद्दे को घुमा रहे हैं। आंकड़े सबको पता है, आंकड़े आपके पास नहीं, सबके पास वो आंकड़े हैं जो आप आंकड़े बताने जा रहे हो, सभी के पास वो आंकड़े हैं, वो पब्लिक डोमेन में। आप अपनी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी ना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। बी ए जेंटलमैन। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली के आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको। दिल्ली में 40% क्राइम जो है वो महिलाओं के खिलाफ में बढ़ा है, 27% क्राइम जो है वो बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली, केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं पैन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। रोज 2 माइनर रेप केस होते हैं दिल्ली में। तो ये जो भाजपा और आपके गठबंधन की सरकार है, ये क्या कर रही है? आपने कोई भी मुद्दा उठाया, कोई भी केस उठाया, बहुत अच्छी बात है, मीडिया को हर केस को उठाना चाहिए। लेकिन एनसीआरबी के जो डाटा दिखा रहा है, वो जो इनके गठबंधन की सरकार चल रही है आपकी और भाजपा की, वो तो सारे इनके दावों के विपरीत जा रहा है। पूरे देश में जो मामला है महिलाओं के खिलाफ, उसमें 15.3% की वृद्धि हुई है। और जो बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, उसमें 32% की वृद्धि हुई है। और जो किडनैपिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें 36% की वृद्धि हुई है। और जो साइबर क्राइम हो रहा है दिल्ली में, उसमें 116% की वृद्धि है। जी, अभी थोड़ी देर पहले एफएम न्यूज के कुछ सवाल मैंने पटल पर रखे थे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब चुप क्यों है? आप समझ कौन सी तुष्टि? कानून अपना काम करेंगे, तुष्टिकरण कहां आ जाता है? मेरी ये समझ नहीं आता। दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में आप सवाल मैं सवाल तो नहीं बच रहा हूँ, मैं क्राइम देख रहा हूँ। आईपीसी या जो भी रेलिवेंट सेक्शन पे धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन बचा रहा है? आरोपी को जो क्राइम कर रहा है, एक्यूज है, उसको कोई नहीं बचाने का काम करता है। बचाने तो दिल्ली पुलिस बचा रही है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? किसके अधीन आती है दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अधीन आती है दिल्ली पुलिस। सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहा है महिलाओं के प्रति, तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? एक सेट पैटर्न की बात हो रही है। आप, मुझे पता है का मतलब ना आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। निर्भया के कांड पर इतनी जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिली थी, ऐसा लगा था कि आखिरकार शायद देश जाग जाएगा, लेकिन अब भी ना का मतलब ना, इतनी सी बात। 100% मैं आपके स्टेटमेंट से सहमत हूँ, ना का मतलब ना होता है। और अगर कोई क्राइम कर रहा है तो पुलिस अपना काम करे। कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचा रहा है। चाहती हूँ कंचन द्विवेदी जी को भी बोल लेने दीजिए। जी कंचन जी।
जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि मेरे बीच में ना ही बोले, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं अनुरोध करूंगी कि अंसारी साहब बीच में ना ही बोले और मैं उनके बीच में ना बोलने का वादा करती हूँ। बाकी एक बात मैं कह दूं, आपको शायद जो आंकड़े मिले हैं वो शायद कांग्रेस झूठ बोलने लगी है। वैसे भी पहले से झूठ ही बोलती रही है, झूठ आंकड़े लेकर के आप बैठे हुए। शायद आपने 2021 के आंकड़े देखे नहीं आए, या तो कहीं और से किसी गलत डाटे से आप उठा रहे हैं। जो एनसीआरबी का डाटा है 2021 का, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा है कि 6.2 अपराध के मामले में, महिला अपराध के मामले में कमी आई है। ये बात याद रखिएगा। बाकी जो घटना है, ये राष्ट्र को हैवानियत वाली हंसी मत हंसिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अनुरोध किया था, बड़ी बात है कि या तो मैं आपके धर्म पे चली जाऊं, मैं आपके धर्म पे चली जाऊं क्या पार्टी से पूछ के? मैं आपके धर्म पे चली जाऊं क्या? अभी तो पार्टी कर रही है, कम से कम डिबेट में बैठे हैं। ऐसा मत करिए कि जैसे आपने ईयरफोन शैतानियत के जैसे लगाए हैं, वैसे आप हंस भी रहे हैं और वैसे ही पार्टी में भी हैं। तो ये कि नींद पे चढ़ा करेला, नींद पे चढ़ा करेला, मैं समझती हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप बोलेंगे ठीक है। मैं जानती हूँ जो हैवान लोग होते हैं वो बोलने नहीं देते। आपकी पार्टी हैवानियत की पार्टी है, वो तो मैं समझती हूँ, जो अपराधियों को पनाह देती है वो पार्टी है आपकी हैवानियत वाली। और आपने वैसा ही कुछ जैसे लगा तो हुलिया भी आपका लग रहा है और आपकी हंसी भी उसी प्रकार की लग रही है। तो लोगों को पता चल रहा होगा कि आप इतने गंभीर मामले में आके लेके हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपको इस बात से बिल्कुल डर नहीं है। आपको शर्मिंदा होना चाहिए डिबेट में बैठ करके कि आप जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म के व्यक्तियों ने ऐसा काम किया है। अंसारी जी अपनी बात रखिए। कंचन द्विवेदी जी आप अपनी बात। मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि मैं जिस धर्म में और जिस पार्टी में रहती हूँ वहां पर ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते। आप मुझे बता दीजिए भारत में कोई भी ऐसा हिंदू हो जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी मुस्लिम लड़की से विवाह किया हो, मस्जिद में जाकर के विवाह किया हो। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। केवल आप ही के यहाँ से ऐसी चीजें क्यों आती हैं? आपके पार्टी से जुड़े लोगों के लिए या फिर आपके ही धर्म से, एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए ये क्यों होता है? फिर आप लोग इस बात से क्यों कितना बोलते हैं आप? अपराध भी आपका और बोलेंगे भी आप। एक बार मेरी बात मतलब हैवानियत भी आप करेंगे और बोलेंगे भी आप। मेरी एक बात समझिए। मेरा सवाल सीधा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेट पैटर्न ऑफ क्राइम। मैं एक सेट पैटर्न की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज क्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक सेट पैटर्न की बात कर रही हूँ। पहचान छुपाई जाती है, जब पहचान उजागर होती है ना सुनने मिलता है तो ना बर्दाश्त नहीं होती। कहीं आग लगा दी जाती है, कहीं इज्जत लूट ली जाती है, कहीं जान से मार दिया जाता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बात को पूरा करूँ। दीजिए आप कंचन मामा बोलिए। जी, तो वह यही मैं बहुत विचार करने पर ये बात बोल रही हूँ और देश पूरा विचार कर रहा है कि जो एक विशेष तबका है उनमें ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं और फिर ये राजनीतिक तबके के लोग तुष्टीकरण क्यों करते हैं। जब कोई एक सरकार में, बिल्कुल भी सरकार की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक सामाजिक लड़की और एक महिला होने के नाते ये बात पूछ रही हूँ, कह रही हूँ, सवाल उठा रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि ऐसा क्यों होता है जब कोई सरकार या फिर कोई एक व्यक्ति जो इन चीजों को समझ करके कानून लगा देता है सरकार में आने के बाद, जब लफ्जात जैसे चीजों पर कंट्रोल करने लगता है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो तुष्टीकरण हो रहा है, लफ्जात तो है ही नहीं। तो मुझे इस बात का अंसारी साहब जवाब दे दें, क्या क्या ऐसा इस तबके के अलावा भी किसी धर्म में होता है कि अपनी आइडेंटिटी छिपा करके और प्रेम? मैं तो नहीं मानती है प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम के नाम पर यहाँ पर जो हो रहा है ना वो गेम हो रहा है। यहाँ पर प्रेम जैसा नहीं हो रहा है, गेम जैसा हो रहा है कि आपको नाम क्यों छिपाना पड़ रहा है। अगर आप प्रेम कर रहे हैं आप अपने नाम के तहत उस लड़की से याचना कीजिए, आप अपनी बात को रखिए और फिर अगर वो लड़की मानती है तो प्रेम है ना। और अगर अपनी अपनी आइडेंटिटी छिपा करके उसके सामने जा रहे हैं, इसके बाद जब वो बोल दे रही है ना, इसके बाद आप उसे जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, विवाह कर ले रहे हैं, तो अपने घर में ले जाकर के हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए उसे जबरदस्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसी कोई घटना हिंदू धर्म में मुझे नहीं लगता कि भारत में सुनने में आती भी है। एक भी हो तो मुझे बताने की कृपा करें अंसारी साहब। बाकी ये चीजें क्यों हो रही है और आपके ही विशेष धर्म से क्यों होती है, विशेष तबके से क्यों होती है, और लफ्जात जब उसके खिलाफ चीजें चलाई जाती है तो आप
लोग विरोध क्यों करते हैं? आप अच्छी चीजों में भी साथ क्यों नहीं होते? हमेशा ये राजनीतिक तबके से राजनीतिक तत्व क्यों फैलाना? कुछ तो कभी समाज की भी बोल लिया करिए, कभी तो समाज के साथ आ जाया करिए। आपको सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि लात मार दिया है हिंदुस्तान ने, अब बिल्कुल तरीके से आपको फेंक ना दिया जाए, गर्ज में ना गिर जाए आप लोग। इससे अपनी राजनीतिक तबका भी संभालिए और समाज को भी संभालिए, थोड़ा इंसानियत भी संभालिए। कुछ कहना चाहते थे सर, कहिए आप। नितिशा मेरे से पूछ रही हैं आप? जी सर, आप कुछ कहना चाहते थे। देखिए, अंसारी जी अभी वकालत कर रहे हैं और वो अभी से डिफेंड कर रहे हैं, मुलजिमों का डिफेंड कर रहे हैं जो अभी अरेस्ट होकर अभी तिहाड़ जेल में भी नहीं पहुंचे, अभी से उनके डिफेंड में आ गए। आपको याद होगा कि जब निर्भया का ट्रायल हुआ था, हिंदुस्तान में कसाब का ट्रायल हुआ था, तो इनकी पार्टी के बहुत मशहूर वकील कपिल सिब्बल उनके बचाव में खड़े हुए थे। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, वो उनके बचाव में खड़े हुए थे कि मुलजिमों के बचाव में खड़े होते हैं ये लोग वो पार्टी के लोग हैं जो मुलजिमों का बचाव करते हैं। अभी तो पूरी तरह वकील भी नहीं बने हैं और वकील बनने से पहले ही अभी तो बचाव में आ गए उनके, कि जैसे वो बड़े इनोसेंट थे, उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, उनको पुलिस ने बता दिया है। एनसीआरबी के डाटों का हवाला दे रहे, ये नहीं कह रहे कि हाँ उन लड़कों ने अपराध किया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको बल्कि डिफेंड करने में चैनल पर डिफेंड कर रहे हैं। कोर्ट में जाकर तो पता नहीं किस तरह से डिफेंड करेंगे, पुलिस के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, पुलिस निकम्मी है, पुलिस ने झूठा अरेस्ट कर लिया, अदालतें भी गलती है, अदालत का प्रोसीजर गलत है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कैसे अंसारी साहब आप वकील बनेंगे, किस तरह से लोगों को डिफेंड करेंगे, मुझे तो समझ से परे की बात है। परंतु जिस तरह से ये सारे मामले आए, यदि सभी लोग इसका विरोध करे, पुरजोर करे, परंतु वही है, सारी राजनीति आकर रुक जाती है। एक आम जो लड़की है उसको भुगतना पड़ता है, उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। अभी जो दिल्ली के अंदर जो मामला हुआ है संगम विहार में, वो बहुत रईस आदमी, करोड़पति आदमी नहीं, बिल्कुल एक आम घर की लड़की है जो केवल पढ़ाई कर रही थी, उसके माता पिता किस तरह से डिफेंड करेंगे अपने केस में, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अंसारी साहब जैसे बड़े बड़े एडवोकेट उनके बचाव में आ जाएंगे। अमानत अली के अमानत अली बहुत इनोसेंट है, तो बड़ा मुश्किल है सजा कराना। अंसारी जी कुछ कहना चाहते हैं जी। मैं आपको आप रेस्पेक्टेड मैन है, आप गलत एनिमेट करिए कि बचा कोई बता नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस किसके आदमी है? केंद्र सरकार के। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। सबसे सख्त कौन मदद कर रहा है? कानून है ना, देश अभी कानून से चल रहा है ना। तो आप बचाव करोगे उनका, उन लोग ऐसे लोगों का बचाव करोगे ना? बोलो ना हम बचाव करेंगे उन लोगों का, बोलो खुल के बोलो हम बचाव करेंगे। आप बोलो बचाव करेंगे ऐसे लोगों का, आप बोलो कि गलत है। उसमें केंद्र सरकार पे एलिगेशन लगाना, सरकारों पर पुलिस पर एलिगेशन लगाना, ये नहीं कहेंगे कहाँ गलत हुआ। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा आपके विशेष तबके के लोगों के साथ हो जाए तो आप क्या यही किसी प्रकार से डिफेंड करेंगे? मेरा एक सवाल अंसारी साहब तक पहुंचाया जाए। जी जी, कंचन जी अपना सवाल रखिए आप दोबारा। जी, आपसे मेरा सवाल है, बहुत ही विनम्र तरीके से सवाल है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप चिल्ला चिल्ली करें क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। मैं निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पर आप इस मामले में गंभीरता से बात करें, एक चिल्ला चिल्ली के माध्यम से नहीं, जो थोड़ा सा सामाजिक चीजें हैं उस पटल पर आकर के बात करें। हम लोग यहाँ पर पार्टी के तबके से बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए अंसारी साहब आप थोड़ा सा अगर समाज के लिए बात कर देंगे कि हाँ वो लड़की के साथ गलत हुआ, या फिर जो भी चीजें जो लफ्जात वाले मामले हो रहे हैं, वो जो लड़की और लड़कों ने गलत किया है, अगर आप उनका डिफेंड करेंगे ना, अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे ना, तो आपके घर के लड़के कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके घर के लड़के ऐसा कर देंगे और फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर कभी ये जरूरी नहीं है कि जिस लड़की के साथ गलत हो रहा है उसी के साथ ही नहीं, जो लड़का गलत करता है उसका भी पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये लफ्ज़ात कहने वाले लोग, जो सिखाने वाले लोग हैं, इनके लड़के कभी बर्बाद नहीं होते, लेकिन जो सीखने वाले लोग हैं वही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक मुकदमे का मतलब अंसारी साहब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे जो अधिकारी बैठे हैं वो भी जानते हैं कि एक मुकदमे का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं केवल लड़की बर्बाद होती है, लड़का भी बर्बाद होता है। तो ये सारी चीजें अपने कौम को समझाने वाली है कि बेटा आपको गलती नहीं करनी है, आप मत करिए, आप गलतियों पर अपने बच्चों के साथ खड़े मत होइए। यहाँ पर पार्टी का बिल्कुल लेवल मत लगाइए, सामाजिकता का लेवल है। उन्हें कहने का मौका मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते थे? हमने कहा सबसे दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, आपके अधीन है, कार्रवाई करो। कौन बचा रहा है मैडम?
सर झारखंड आप पहले सुनते नहीं है स्टेटमेंट क्या बोल रहे सवाल हैं। ये नहीं है कि महिलाओं के प्रति क्राइम हो रहा है, सवाल ये है कि एक सेट और पैटर्न ये नजर आ सवाल रहा ही है नहीं है। क्राइम का। बंसल जी, ये सवाल ही नहीं है कि महिलाओं के प्रति क्राइम हो रहा है, सवाल ही नहीं है। जावेद अंसारी जी, जो सेट पैटर्न है ना क्राइम का, 40% उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के। सर मैं कह रही हूँ आप दिल्ली और झारखंड छोड़िए, आप इस सेट पैटर्न ऑफ क्राइम पर बात कीजिए। ये सेट तो पैटर्न कानून कौन बनेगा? कानून और विपक्ष में कानून बनेंगे। कानून के मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। कानून तभी चलते हैं जब हम और आप जैसे लोग उनको निभाते हैं। हम और आप जैसे लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है समाज में। सर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं मुझे? हम विपक्ष में कैसे बताएंगे? आप कानून लेके आइए। अगर आपको लगता है झारखंड में किसकी सरकार है? आप कानून लेके आइए, अच्छा उससे ठीक है, चर्चा होगी। आप दिल्ली पे स्टिक हो गए ना, झारखंड में किसकी सरकार है? तो कोई बचाव नहीं किया, कोई बचाव नहीं कर रहा है। ये बहुत गलत है। हम तो शुरू से डे वन से कह रहे सेट पैटर्न हैं, ऑफ गलत क्राइम, है। ठीक है, मुझे पता है आप इस सवाल से हमेशा बचेंगे, गोल गोल घूमेंगे। वेदभूषण सर, आपने काफी सारे मामले हैंडल किए होंगे, कई केसेस आपके सामने से गुजरे होंगे। जब इस तरीके के क्राइम सामने आते हैं, अपराधियों से बात होती है, तो उनकी मानसिकता के बारे में क्या देखने को मिलता है जब पुलिस से बात होती है? क्योंकि हमने देखा शाहरुख ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उसके बाद पुलिस कस्टडी में जाते हुए हंस रहा था, उसे कोई, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं थी। वो नितिशा बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में रहते हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिक्षा का अभाव है, और जो शिक्षा है भी छोटी मोटी, वो केवल एक मदरसे तक सीमा है। उनके माइंड के अंदर केवल और केवल एक जिहादी मानसिकता डाली जाती है कि ये जो हिंदू लोग हैं ये काफिर हैं, और इनकी लड़कियों को शादी करना एक मस्जिद के बराबर बनाने के बराबर माना जाता है। जब इस तरह की शिक्षा दी जाएगी, उसके ध्यान में डाला जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टरेट करके नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि शाहरुख जो अरेस्ट हुए, अमानत अली जो अरेस्ट हुए, ये कोई पीएचडी की डिग्री लेकर आए थे? ये केवल मदरसों की बहुत प्राइमरी शिक्षा है। केवल उनके माइंड में एक कीड़ा डाला जाता है कि केवल आपको हिंदू कम्युनिटी की लड़की से शादी करनी है और उनका घर खराब करना है, उनका धर्म खराब करना है, तो आप बहुत बड़ा अच्छा नेक काम करेंगे और अल्लाह ताला बहुत आपसे खुश होंगे। तो ये जब मानसिकता के साथ चलेंगे, जो अपनी जवानी में एंटर करेंगे, अपने आगे जिंदगी में चलाएंगे, तो मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि जब शिक्षा का आधार ही है, शिक्षा का आधार ही है मदरसा की शिक्षा का, यही तो प्रॉब्लम आ रही है। उसमें कोई साइंस की पढ़ाई नहीं, कोई प्रोग्रेसिव पढ़ाई नहीं, वही पुराने बाबा आदम के टाइम की पढ़ाई चली आ रही है, वही आ से अलिफ पढ़ाया जा रहा है उनको, वही माइंड सेट है, उसी माइंड सेट से काम करते हैं। और उस यंग लड़के को रिवॉल्वर कहाँ से मिल गई भाई, कट्टा कहाँ से मिल गया? दिल्ली राजधानी है, कहाँ से लेके आया? पेरेंट्स, उसके ऊपर कोई उसके माता पिता है जो उस पर निगाह रखते हैं, नहीं रखते हैं? वो कट्टा ला रहा है, लड़की के साथ में गोली मार कर जा रहा है। अंसारी जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, ठीक है जी, जावेद अंसारी जी आप कहिए। देखिए, कोई भी क्राइम होता है, और जिस तरह की अभी एसीपी साहब ने बात कही कि एजुकेशन का अभाव, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी गलत तरीके का काम होता है सोसाइटी में, तो उसमें शिक्षा का अभाव होता है, ये मेन रीजन होता है। लेकिन उन्होंने तुलना सीधे मदरसों से कर दी। आप कभी मदरसे में पढ़े हो? नहीं पढ़े। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने मदरसों में देखा है, गर्दन हिला हिला के जिस तरह पढ़ाया जाता है, ऐसे अली बी से बली, उसके अलावा कुछ पढ़ाते हैं वहाँ पर? इसके अलावा कोई साइंस की एजुकेशन देते हैं? दुनिया में क्या चल रहा है उनको बताया जाता है? केवल और केवल कुरान से आगे उनको नहीं पढ़ाया जाता, कुरान से अलग उनको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, मैं आना चाहूंगी। केवल कुरान की आयतें पढ़ाई जाती, कुछ नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पर, केवल कुरान की जानकारी दी जाती है। ठीक है जी, कंचन जी कुछ कहना चाहते हैं? अंसारी जी एक मिनट स्वीकार करिए, ये समाज की प्रक्रिया के तहत और इंसानियत के तहत आता है। अरे मानो कि हमारी शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, इन मदरसों को प्रोग्रेसिव बनाया जाए। लगा के रखा है, आप हर चीज को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप हर गलत चीज के साथ में खड़े क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुक जाइए, मैं आपको उदाहरण बता दे रही हूँ। चाहते हैं कि ये जो क्राइम हो रहे हैं, ये धर्म का चश्मा पहनकर ही हो रहे हैं, इन्हें धर्म का चश्मा पहनकर देखा नहीं जा रहा है। अंसारी जी को नितिशा जी बताइए कि जो एमपी का एक मदरसा है जिसमें आतंकियत की चीजें सिखाई जा रही थी, वो मदरसे ही से शुरू हुई थी और वो आज बंद कर दिया गया है। वो आतंक के तहत जेल में बंद है, वो चलाने वाला वो मदरसा ही था। आपको उदाहरण बता रही हूँ। आप जो कह रहे हैं मदरसे में जो लोग क्या होता है, अभी आपने जवाब
दिया हमारे अधिकारी को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत चीजें सिखाई जाती है मदरसों में, उसको स्वीकार करिए। ये आप डिफेंड मत करिए। आप हर एक अपराध के पीछे आप उसका साथ देने लगते हैं, बहुत गलत बात है। कार्यालयों में ट्रेनिंग दी जाती है। क्या बयान दिया था अभी पिछले महीने? किराए को धर्म से मत जोड़िए, कंचन जी, किराए को धर्म से मत जोड़िए। केंद्र के आदमी और आप फेल हो चुकी है। क्यों इस तरह किराए को धर्म से मत जोड़िए। सवाल ये उठ रहा है कि पहचान छुपाने की क्यों जरूरत पड़ती है। सवाल ये उठ रहा है कि पहचान उजागर होने पर लड़कियों को क्यों भुगतना पड़ता है। अगर लड़की को आप मंजूर नहीं है, उसने ना कह दिया, आप समझिए इस चीज को। ये कौन सी मानसिकता है कि आपको ना कहा गया, आपने पहला अपराध आपने फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, दूसरा अपराध आप उस लड़की को परेशान करने लगे, तीसरा अपराध जब आपके परेशान करने के बावजूद लड़की नहीं झुकी, नहीं टूटी, तो आपने अपने अहम के चलते या तो उसको मौत के घाट उतार दिया या फिर उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर लिया, उसको बदनाम आप करने लगे। तमाम तरीके के फिर से आप क्राइम कर रहे हैं। क्यों? ये माइंडसेट कहां से डेवलप हो रहा है? ये कट्टरता कहां से आ रही है? जो धर्म के चश्मे से राजनीति को देख रहे हैं, पहचान छुपाने की जरूरत पड़ती है। धर्म के चश्मे से जब तक आप क्राइम देखोगे तब से प्रॉब्लम होगी। धर्म का चश्मा पहनकर क्राइम किया जा रहा है। आप धर्म के चश्मे से क्राइम को देख रहे हो। धर्म का चश्मा पहन के कोई क्राइम नहीं करता है। धर्म का चश्मा पहन के कोई क्राइम नहीं करता है। जो है वो धर्म के चश्मे से देख रहे हैं क्राइम को। अंसारी जी, मैंने शुरुआत में भी एक सवाल किया था आपसे, आपने उस सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया और लगातार आप क्राइम पर अड़े हुए हैं। क्राइम पर मैंने भी बहस करी। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अंकिता को लेकर बहस करी थी, मैंने सीधा सवाल ये उठाया था कि एक लड़की को जिंदा जला देना कहां तक जायज है। आप उसको परेशान कर रहे हैं और उसके बाद ना सुनने पर जिंदा जला दे रहे हैं। उस वक्त मेरा सीधा सवाल ये था। उस वक्त मेरे साथ गेस्ट जो जुड़े हुए थे, जेएमएम से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे थे कि आप एक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये समुदाय बलात्कारी होता है। तब मैंने उनसे ये पूछा, सर मेरा तो ये सवाल ही नहीं था, ना मेरा था, ना मेरे डिबेट में किसी ने भी ये इल्जाम लगाया। तो आप क्यों इसमें धर्म और समुदाय बीच में लेकर आ रहे हैं, जब मैं धर्म और समुदाय की बात ही नहीं कर रही हूँ। आज जब इस सेट पैटर्न के लगातार क्राइम देखे जा रहे हैं, तो फिर से सवाल ये उठ रहा है कि हम धर्म का चश्मा लगाकर इसे देख रहे हैं। सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों एक धर्म का नाम बार बार आता है, क्यों एक समुदाय विशेष की बात आ रही है, क्यों उसी समुदाय की कट्टरता की बात आ रही है, क्यों उसी समुदाय की शिक्षा पर सवाल उठ रहा है। और इन सवालों पर सभी को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो कट्टरता का जहर है, ये समाज को लील जाएगा, निगल जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। और इसकी कीमत जो लड़कियां चुका रही हैं आने वाले, मैं भी एक बेटी की माँ हूं, आने वाले समय में मुझे भी डर लगेगा कि मेरी बच्ची जिन लोगों से बात कर रही है, जिनके संपर्क में है, आखिर वो लोग सच्चे भी हैं या नहीं, या फिर उसकी दोस्ती का आड़ लेकर कोई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। बहरहाल इस पूरी चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए वेदभूषण सर आपका, कंचन द्विवेदी जी आपका, और साथ ही अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो लगातार सवाल दो ही उठ रहे हैं कि ये जो कट्टरता का जहर है, ये लगातार समाज में फैलता जा रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हर मंच पर, हर पटल पर राजनीति ही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि समाज को किस तरह से दूषित कर रहे हैं। और दूसरा सवाल, ना का मतलब ना होता है, ये कब समझेगा समाज। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।